सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। ये रही आपकी हिंदी में माइंड मैप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो टेलीग्राम पे आपका अपलोड हो जाएगा और हाँ, कल वाला नहीं हुआ तो उसके लेट हो गया था। एक्चुअली मैंने गलती से मैटर वाला अपलोड कर दिया था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी टाइम टू टाइम अब से हो जाया करेंगे अपलोड, ठीक है। टेलीग्राम पे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो ये किस तरह से बनना स्टार्ट हुई, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले डॉबर नायर थे, उन्होंने 1817 में, कहीं कहीं 1829 भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों ईयर्स याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ड्रैड दिया था, दैट इज त्रियक का सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं। डॉबर नायर जी ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया था। जब ये लगाया तो इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो पहला है एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट है, इनके जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो बीच वाले के मिडिल जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर निकल के आएगा। ऐसे इन्होंने 3 ट्रैड दिए थे, लिथियम सोडियम पोटाशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक। लेकिन ये सिर्फ वही है ना कि कुछ एलिमेंट्स तक फिट बैठ रहा था, सारे एलिमेंट्स से फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए फर्दर डेवलपमेंट चलते रहे। जैसे कि न्यूलैंड ने अपना एक अलग से लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि जिसको अष्टक का सिद्धांत बोलते हैं। इनका पूरा नाम JAR न्यूलैंड है। इन्होंने 1865 में क्या किया, 1865 में इन्होंने अपनी ये लॉ दिया और उसमें बताया कि इन्होंने जब हम एलिमेंट को अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया तो इन्होंने ये चीज़ को पाया कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, इसलिए उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि ये आप देखो, ठीक है, 7 यहाँ पहुँचेंगे और 8वां आ जाएगा फ्लोरीन, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको इन सबको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूजिकल नोट पे बेस्ड था। म्यूजिकल नोट जैसे सा रे गा मा पा दा नी के बाद फिर से सा आ जाता है। म्यूजिकल नोट हमारे 7 होते हैं, 7 के बाद 8वां वाला वही सेम होता है, क्लियर। तो उसमें इंग्लिश में होता है दो रे मी फा सो ला टी, ये पता होना चाहिए आपको। कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस में आता है, बेरिलियम बोरॉन फा में आता है, सो में आता है, किस में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। प्लस अब इनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो लिमिटेशंस ये थी, जैसे ये हैं, ये दोनों एक ही ग्रुप छोड़ो एक स्लॉट में पड़े हुए हैं, एक स्लॉट में ही, एक स्लॉट में पड़े हुए हैं। कोबाल्ट निकल हो गया भाई, एक स्लॉट में कैसे हो सकते हैं दोनों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखो ना, ये कि भाई जो आयरन है वो तो कोबाल्ट और निकल जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि मेटल, ये भी मेटल है, लेकिन इसको रख किसके साथ रखा है, ऑक्सीजन सल्फर, जो कि नॉन मेटल है। फिर जो इनका पीरियोडिक, जो इन्होंने लॉ दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो सिर्फ कैल्शियम तक फिट बैठ रहा था। कहाँ तक, ध्यान रखना है, सिर्फ कैल्शियम तक फिट बैठ रहा था, उसके आगे फिट बैठ ही नहीं रहा था। टोटल जो इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 56, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, 56 निकल गया है। ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट किया, एंड हिज पीरियोडिक टेबल एंडेड विद थोरियम, ठीक है। हाइड्रोजन से शुरू हुआ, थोरियम पे ख़त्म हुआ, और कैल्शियम के बाद इनका जो लॉ है वो लग नहीं रहा था, ठीक, 1865। देन आते हैं लोथर मेयर, ठीक है। लोथर मेयर 1862 में क्या करते हैं, मतलब इन्होंने करना शुरू किया, 1864 में ये पब्लिश वगैरह हुआ, कि इन्होंने सबसे पहले एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ट्रेंड के बारे में, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बताया, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और ट्रेंड बताई किस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं वो चेंज हो रही हैं। तो लोथर मेयर 1864, एंड आपको याद करना है 1864 में इन्होंने दिया, और इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। देन आते हैं जिनको कि हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड दैट इज मेंडलीव जी, जो कि रशिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1869 में 1869 में दिमित्री मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने उस टाइम के जो 63 नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और इन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स की। ग्रुप का मतलब होता है ये, ठीक है, और जो पीरियड होता ही है, यानी कि जो ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो आपके पीरियड्स होते हैं, क्लियर। तो उन्होंने 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड की पीरियोडिक टेबल तैयार करी, और वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे बेस्ड थी।
भले भले डिफेक्ट्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में भी, डिफेक्ट जैसे कि ड्रॉबैक्स ये थे कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पा रहे थे, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे, जबकि बाद में ये पता चला कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की वो एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके, परमाणु भार पे ना निर्भर होकर वो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हैं। लेंथेनाइट एक्टिनाइट को यहाँ पर जगह नहीं दी गई थी, तो कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन यही बस कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन कितनी अच्छी चीज़ें करी थी इन्होंने वो बहुत सारी थी। जैसे कि इनकी पीरियोडिक टेबल की एक खास बात ये थी कि जो भी गैप आ रहे थे तो ज़बरदस्ती उसको फिल नहीं कर रहे थे और ना ही ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर तो कोई गैप नहीं होगा, मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने फिल नहीं किया, उन्होंने गैप को गैप ही रहने दिया और प्रिडिक्शंस करी कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा इन फ्यूचर उसका एटॉमिक मास इतना होगा, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, जो कि सही भी बैठा। फॉर एग्जांपल इन्होंने जैसे बोरॉन है तो बोरॉन के बाद जो भी आपका एलिमेंट आया, ठीक है, तो उन्होंने उसको खाली छोड़ दिया, तो उसको नाम दे दिया ए का बोरॉन, क्योंकि उस समय उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में जाके डिस्कवरी हुई और वो स्कैंडियम वहाँ पे जाके फिट बैठा और जिन्होंने प्रेडिक्शंस लगाई थी उतना ही एटॉमिक मास उसका वहाँ पे निकला 44। इसी तरह ए का सिलिकॉन, सिलिकॉन के जो बाद है तो वहाँ पर 72 उन्होंने बताया कि भाई इसका रफली 72 होगा एटॉमिक मास जो भी एलिमेंट मिलता है। तो ए का सिलिकॉन की जो जगह है वो जर्मेनियम ने ले ली और ए का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम ने ले ली। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने और भी बताए थे। ए का इज़ अ संस्कृत वर्ड, तो ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे बताए थे, लेकिन मेनली ये 3 आपसे पूछता है तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब आते हैं, और ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव वाली है ना, तो इसमें ये सब याद रखिएगा कि किस में ग्रुप में कौन कौन है, थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम उन्हीं को बोलेंगे, मेंडलीव जी को, लेकिन था क्या कि कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको कि हेनरी मॉजले ने क्या किया 1913 में उस पर कुछ करेक्शंस किए जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल थी उसमें। क्लियर? तो सबसे पहले काम तो इन्होंने ये किया, इन्होंने बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे, क्योंकि 1913 में डिस्कवरी हुई और हमने कल पढ़ा था 1911 में रदरफोर्ड ने अपना वो जो डिस्कवरी वगैरह वो कर ली थी, तो बड़ा आसान हो गया था इनके लिए सारी चीज़ें बताना। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कैसे किया था, तो इन्होंने ध्यान रखना ये एक्सरेज की मदद से किया था। किसकी मदद से किया था? एक्सरेज। एक्सरेज की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, विलियम रॉन्टजन ने करी थी। तो एक्सरेज की हेल्प से इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कवर किया और एटॉमिक नंबर निकाले काफ़ी सारे एलिमेंट के। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अभी करंट में, उसमें 18 ग्रुप हैं, यानी कि 18 समूह और 7 पीरियड्स हैं इसमें, यानी 18 इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ध्यान ये रखना कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स वो 118 हैं, ये 118, जिसमें कि नेचुरली अकरिंग कितने हैं। अगर पूछ लेगा कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, तो 94 हैं, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 हैं। अब ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप्स में बांटा गया है, SPDF, ये 4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। पहले वो आके हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो S ग्रुप कौन सा है, जिसमें ये देखो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से ये 18 ग्रुप हैं। और 18वें वाले जो है 17 के बाद 18 आएगा, इसको ग्रुप नंबर 8A, ग्रुप नंबर 8A या फिर जीरोथ ग्रुप के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीरोथ ग्रुप। ठीक है, ये समझ में आती बात आपको? तो ये जो पहला और जो दूसरा ग्रुप है ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, ये दोनों मिलके बनाते हैं S ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं S ब्लॉक। देन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये जो है आपके, दैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं P ब्लॉक, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक इसको बोलते हैं D ब्लॉक। और ये रहा आपका F ब्लॉक। अब एक एक करके समझो, ये SPDF किस बेसिस पे नाम कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे कि उनमें उन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो S ब्लॉक, D वाले में कर रहा है तो D ब्लॉक, इस तरह से। अगर आपने लिटिल बॉय से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आई थिंक आपको एटम वाले चैप्टर में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन मिले होंगे, नहीं तो नहीं होगा तो भी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्वांटम नंबर वगैरह क्या होते हैं। तो ये हो गया। बाकी ये ध्यान रखना आपको कि जो S होता है और जो P होता है, इन दोनों S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो D ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और जो F ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये चीज़ समझ में आती है आपको? ठीक है,
तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर ग्रुप्स के बारे में लिखा हुआ है 1 to 15, इन सबको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर जो 1 है इसको एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट इसलिए बिकॉज ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ऑक्टेट क्या होती है वो भी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि 20 तक, ठीक है, 20 तक 20 तक सारे एलिमेंट आपको ऑर्डर में पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। आपने याद किए भी होंगे क्लास 9th में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 8-10 बार बोल जाओ अगर याद नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपके लिए। अगर किसी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेगा, न्यूट्रॉन तो नहीं निकाल पाओगे अगर आपको नहीं पता है तो, जब तक कि अगर वो देगा नहीं, ठीक है। तो कैल्शियम तक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम तक याद करके ही काम खत्म हो गया। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका सिल्वर। तो सिल्वर किस ग्रुप से है? 11th ग्रुप से, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मरकरी, जिंक 12th ग्रुप से हैं, ठीक है। निकल 10th ग्रुप से है, आयरन 8th ग्रुप से है। तो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे, ऑस्मियम जो होता है इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए एलिमेंट। कुछ और एलिमेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, आई थिंक लिखे होंगे, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये देखिए आप लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जैसे कि आपके सीबॉर्जियम जिसका एटॉमिक नंबर 106 होता है, मेंडेलिवियम जो कि मेंडलीव जी के नाम पे 101, रदरफोर्ड जी के नाम पे है वो 104 है, तो जो किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे है। ऐसे ही एक नोबेलियम है जिसका 102 है, ऐसे ही बोरियम है, ठीक है, बोरियम जो नील्स बोर के नाम पे है। नील्स बोर अगर आपको याद हो, कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या दिया था, जो 2n² वाला फॉर्मूला है, यानी कि उन्होंने दिया था कि जो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम है उसको एक्सप्लेन करने का काम उन्होंने नील्स बोर नहीं किया था। तो इनके नाम पे है 107 नंबर का जो एलिमेंट है वो बोरियम नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपको पता होना चाहिए। जो टेक्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 18th ग्रुप को हम इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। देन इसको हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, इनको हम चैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं, इनको हम निक्टोजेंस के नाम से जानते हैं जो 15th ग्रुप वाले हैं। तो ये ग्रुप पता होना चाहिए। देन आपको ग्रुप के एलिमेंट भी पता होने चाहिए ऊपर से नीचे। तो हम ऐसे याद करते हैं, हेलिना कब्र से फरार, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब जो सीजियम होता है, ठीक है, सीजियम फ्रांशियम इतना इनका, फ्रांशियम का तो आप ऐसे समझ लो जो हाफ लाइफ होता है ना वो 22 मिनट का हाफ लाइफ होता है, यानी कि निकाल के बाहर रखोगे 22 मिनट में आधा, ठीक है। तो फ्रांशियम का हाफ लाइफ 22 मिनट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मतलब आप हथेली में रखे नहीं कि पिघलना शुरू हो गया। ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। बाकी इनके बारे में डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनको एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। एल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं ये भी आपको आगे या तो इसी में या तो एसिड बेस सॉल्ट वाले में समझ में आएगा आपको। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप सेकंड को बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए करके इसको ऑर्डर याद रखते हैं। देन यहाँ पर आ जाते हैं इनर्ट गैसेस पे। तो हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, इस तरह से याद करते हैं। प्लस इनके जो डिस्कवरर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हीलियम है तो नॉर्मन लॉकियर, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं ज़्यादातर में आपको जो एक कॉमन नेम देखने को मिलेगा दैट वुड बी विलियम रैमसे। नियॉन से लेके जेनॉन तक, ठीक है, विलियम रैमसे एक कॉमन नेम है जो सब में थे। हीलियम में नॉर्मन लॉकियर प्लस एक नाम ध्यान रखेंगे पियर जैनसन, ठीक है, पियर जैनसन, ये नाम याद रखेंगे। देन यहाँ पर मॉरिस ट्रैवर्स, विलियम रैमसे, लॉर्ड रैले, विलियम रैमसे, मॉरिस ट्रैवर्स, विलियम रैमसे। तो विलियम रैमसे एक कॉमन नेम आपको दिखे। इसको बलून्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, बलून्स, गुब्बारों वगैरह में, नियॉन लाइटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। ऑर्गन डबल पेन जो विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, प्लस बल्ब में भी यूज़ होती है। देन जेनॉन की अगर बात करेंगे तो जेनॉन को हम जानते हैं स्ट्रेंजर गैस के नाम से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, ये फिर कल बाहर आई आंटी आरती, ठीक है, फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। तो 17th वाला ग्रुप है हैलोजेंस का, इस तरह से याद कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये 16 चैल्कोजेंस हो जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी,
तो ये 15th ग्रुप हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी सिंबल Sb। ये क्या है? कहे सीता जी, सुने पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। ठीक है, सॉरी थैलियम, टेल्यूरियम बोलो, टेल्यूरियम तो आपका ये रहा थैलियम। तो ये सारे आपके ग्रुप नंबर जो 13 है उसके एलिमेंट हैं। याद हो गया सारे एलिमेंट आपको ऊपर से नीचे, क्योंकि ये हो सकता है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और ये सब ट्रेंड में पूछ सकता है। तो अभी उसी पे आ रहे हैं, ट्रेंड पे। ट्रेंड मतलब कि भाई ऊपर से नीचे जाने में और ये सारी चीज़ें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो देखते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ये हम डायगोनल रिलेशनशिप लास्ट में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए आपको। जैसे कि कैसे लिखते हैं, उसके लिए डुएट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो भी लिखा होगा डुएट रूल, ऑक्टेट रूल पहले तो ध्यान रखो। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि जो एटम है, ठीक है, तो उसको अपनी स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब उसके आखिरी शेल में, जो भी उसकी आखिरी शेल है, जो भी उसकी आखिरी शेल है, बस के शेल ना होनी चाहिए उसकी आखिरी शेल। जो भी कोई आखिरी शेल है के शेल के अब बस अलावा, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर उसको स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी चाहिए तो। क्लियर इतनी चीज़, फुल स्टेबिलिटी चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होने चाहिए। के शेल सिर्फ 2 लोगों के पास होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के पास। तो इनको 8 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको 2 में ही के शेल की प्राप्त, के शेल को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन लोगों के लिए अलग से डुएट रूल होता है। बाकी सबको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, जहाँ पर उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रखने हैं अगर उनको स्टेबिलिटी गेन करनी है। और जिनके पास नहीं होते हैं, तो जिनके पास एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको लूज़ करने होते हैं, लूज़ कौन करता है? जिसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूज़ करता है। 5, 6, 7 ये सब गेन करते हैं। 4 वाला एक्सेप्शनल केस है, कार्बन वाला फैमिली देखेंगे उसमें। 8 वाला, उसके तो पहले से ही 8 हैं, तो उसको ना तो गेन करने की आवश्यकता है ना तो लूज़ करने की ज़रूरत है। क्लियर है चीज़। अब होता क्या है कि जो भी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड टेबल में यहाँ तक, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में सारे मेटल, डी ब्लॉक में सारे मेटल, पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल नहीं है। यहाँ पर भी आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में है। मैं बोल रहा हूँ नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में, डजन मीन कि पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल्स हैं। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, यहाँ भी मेटल है और ये भी मेटल है। मतलब बस मेटल ये क्या है कि ये कुछ हैं जो नॉन मेटल है। तो होता क्या है कि यहाँ तक तो सब मेटल हैं, तो ये जो है आपके जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब जो है ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब है कि यहाँ इसके लेफ्ट में सारे मेटल हैं, इसके राइट में सारे नॉन मेटल हैं। तो ये लोग कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटाइन और टेल्यूरियम, ये सब जो हैं ये इनको मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल के जितने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, नॉन मेटल के जितने बैड कंडक्टर नहीं होते। तो ये आपको मेटलॉइड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर ये बोलता है, अब देखो ऊपर से नीचे में साइज इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? तो जैसे कि ये है लिथियम, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन 3 एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,1 होगा। सोडियम का कितना होगा? 2,8,1 होगा। हर जितना भी पहले ग्रुप के एलिमेंट है सब के वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसका क्या हो जाएगा? तो 2, 8, 10, 18 और 1, 19। यहाँ पर 9 क्यों नहीं रखे? क्योंकि 9 से नहीं 8 से स्टेबिलिटी आती है। 9 रख देते तो स्टेबिलिटी ना आती, तो फिर तोड़ना पड़ा। तो सर 1 से भी तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तुम ये सोचो, ठीक है, कि अब इसके पास 1 हो गया और ये 1 को आसानी से लूज़ भी तो कर सकता है भी। तुम खुद बताओ, 1 को आसानी से ये लूज़ कर देगा। तो अब यहाँ पर जितने भी, अब देखो, अब अगर इसमें को मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो इसमें 2 शेल हैं, के शेल, एल शेल। यहाँ पर 3 है, के एल एम, यहाँ पर 4 है, के एल एम एन। तो अब देखो ऊपर से नीचे में साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे में, दैट इज डाउन द ग्रुप। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो आप खुद सोचो, जो न्यूक्लियस है, कल पढ़ाया था कि न्यूक्लियर चार्ज लगाता है आखिरी वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि ये पास में है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, ये काफ़ी दूर पड़ रहा है तो काफ़ी कम न्यूक्लियर चार्ज लग पाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो अगर कम इन पर न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, अगर बहुत दूर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज लग पा रहा होगा, तो बड़ी आसानी से निकल के जा सकता है किसी के पास। तो यानी मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे में। हमेशा ये ध्यान रखना
कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे में इंक्रीज़ करेगी वो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज़ करेगी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ऊपर से नीचे में घट रही कोई चीज़ तो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। बस आपको ये याद कर लेना है एक चीज़, एंड एक चीज़ इज़ कि ऊपर से नीचे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसका उल्टा लेफ्ट से राइट में कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझ गए। अब होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी लग रही है आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगेन साइज़ ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है तो आसानी से आप बड़े वाले जो एटम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी कम लग पा रहा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी सर डाउन द ग्रुप। समझ में ही आपको बात, क्योंकि बड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी कि भाई जब हम किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों ही ऊपर से नीचे में डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया जो आयनाइजेशन एनर्जी है कि भाई आप कितना इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, तो कम लगेगी ऊपर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या, जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ रहा है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल्स को इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं आराम से, ये तो और ज़्यादा देना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़े न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है नीचे वाले। तो अब वैसे बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी ऊपर से नीचे, तो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की अगर बात कर देगा तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ट्रेंड। तो हमने ये सब कुछ देख लिया। क्या देखा? एटॉमिक साइज मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट में अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड में घटेगा, सिंपल। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है ऊपर से नीचे में तो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, सिंपल। ठीक। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? विकर्ण जो संबंध होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जो चीज़ ऊपर से नीचे में घट रही है तो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करेगी, यही हमने पढ़ा। तो ऊपर से नीचे गए तो बढ़ गया, लेफ्ट से राइट गए तो घट गया। तो ये और ये तो न्यूट्रल नहीं हो गया, ऊपर से नीचे गए बढ़ा, लेफ्ट से राइट घट गया उतना ही। तो ये तो सिमिलर होने चाहिए। तो वो सिमिलर रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का उसी तरह बनेगा किससे? एल्यूमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से। तो ये होता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वैलेंसी क्या चीज़ होती है। तो वैलेंसी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दैट इज इन सिंपल वर्ड्स इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं वैलेंसी। ध्यान से समझिए, ध्यान समझिएगा, वैलेंसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से फॉर्मूले भी लिखे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 1, 2, 3 या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उतनी होगी। मतलब ये कि अगर उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 है तो 2, 3 है तो 3। मतलब वैलेंसी का मतलब ये होता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं टू अचीव दी स्टेबिलिटी, टू अचीव दी ऑक्टेट। अब सोडियम है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है टू गेन स्टेबिलिटी, तो 1। तो इसी वजह से सिंपली बस ये बोल दिया जाता है बड़े आसान शब्दों में कि अगर आपका 1, 2, 3 या इस तरह से है अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि उतने ही, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ही करने पड़ेंगे। तो चाहे फर्स्ट ग्रुप से हो, चाहे सेकंड ग्रुप से हो, चाहे थर्ड ग्रुप से हो, फर्स्ट ग्रुप वालों की सबके वैलेंसी 1 होती है, सेकंड ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल सबकी वैलेंसी 2 होती है, थर्ड ग्रुप वालों की सबकी वैलेंसी 3 होती है। उसी तरह से यहाँ पर आइए, अगर 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, तो 8 में से घटा दीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है कि जैसे कि ये 5 है, मान लो कि आपका 5 है वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ऑक्टेट अचीव क्यों करना पड़ता है? सो दैट स्टेबिलिटी मिले। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 लूज़ करने से आसान है, 3 गेन कर ले। इनके लिए क्या था? 3 लूज़ करना आसान था 5 गेन करने से, तो ये क्या करेंगे? 3 गेन करेंगे, तो इनकी वैलेंसी -3, क्योंकि गेन कर रहे हैं तो -3, गेन कर रहे हैं तो -2, गेन कर रहे हैं तो -1। ये 8 वाले जो होते हैं 18th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका तो पहले से कंप्लीट है, ना तो लूज़ करेंगे ना गेन करेंगे, तो वैलेंसी 0 होगी। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखे है कि 8 में से घटा दो,
या तो तुम फॉर्मूला याद कर लो या तो समझ लो कॉन्सेप्ट को, है ना। जैसे करना है, जैसे जो हेलोजन होते हैं जो हमने देखा था फिर कल बाहर आई आती है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, तो वो सब में सब की वैलेंसी -1 होती है क्योंकि सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जो चैल्कोजन है सब के वैलेंस, जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन वाली फैमिली, ये देखो ना 16th वाली ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी -2 होगी। क्लियर। अब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं डी ब्लॉक वाले, इनकी खासियत ये होती है मल्टीपल वैलेंसी या फिर वेरिएबल वैलेंसी के एग्जांपल्स हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक, जैसे आयरन की बात करें तो आयरन 2 भी वैलेंसी दिखाता है, 3 भी दिखाता है। कॉपर की अगर बात करें तो 1 भी दिखाता है, 2 भी दिखाता है। मरकरी की अगर बात करें तो 1 दिखाता है, 2 दिखाता है। तो ज़्यादातर जो आपके ये मिलेंगे ये दिखाते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 दिखाते हैं। फॉस्फोरस को ले लीजिए, ये 3 भी दिखाता है, ठीक है, फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। 5 भी दिखा सकता है। सल्फर को ले लीजिए, 2 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है और 6 भी दिखा सकता है, तो ये 3 वैलेंसी शो कर सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल इन जनरल और ये जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वैलेंसी वाला जो संयोजकता वाला कॉन्सेप्ट है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कल समझा दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना है और जिसमें सेम होता है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटाना होता है। अब आते हैं परमाणुता, दैट इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की कितने एटम मिले एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जैसे कि मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ O2, तो इसका मतलब ये है कि भाई 2 ऑक्सीजन के एटम मिले, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम मिले और उन्होंने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब 2 हाइड्रोजन आते हैं और एक ऑक्सीजन आता है पास में, तो दोनों मतलब मिल के क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन कितने लोगों को आना पड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एटॉमिसिटी 3। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 लोगों को आना पड़ रहा था। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो यहाँ पर 3 लोगों को आना पड़ रहा है, ठीक है, तो एटॉमिसिटी 3 ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 5 होगी, क्योंकि 1 कार्बन है और 4 क्लोरीन है। तो अगर एक एटॉमिसिटी होती किसी की तो उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, ऑल इनर्ट गैसेज आर मोनो एटॉमिक, ऑल इनर्ट गैसेज आर मोनो एटॉमिक। हीलियम, नियॉन, है ना, हेमा, नेहा और करीना जीते रहना। क्यों, क्योंकि कभी He2 देखा है तुमने, कभी Ar2 देखा नहीं, ये सिंगल मोनोवेलेंटली एग्जिस्ट करती हैं। डायटॉमिक में 2, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है। ट्राइएटॉमिक जो 3 एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि ये एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके। पॉलीएटॉमिक, फिर हम जैसे 4 के लिए टेट्राएटॉमिक, 5 के लिए पेंटाटॉमिक, उसके बाद जो है हम यूज़ करने लगते हैं पॉलीएटॉमिक वर्ड का। जैसे सल्फर का 8 मॉलिक्यूल से बना है तो इसको हम ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉलीएटॉमिक में सब आ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना है आपका एटॉमिसिटी, तो सब पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। लेकिन फिर भी याद रखना है आपको कि सल्फर का एटॉमिसिटी 8 होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है। क्लियर। अब मैं आपको क्वांटम नंबर वाला बता देता हूँ, है ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। क्वांटम नंबर, ठीक है, इससे आई थिंक क्वेश्चन होगा लिटिल बायो में, है ना। तो क्वांटम नंबर हमारे 4 तरह के होते हैं। एक तो प्रिंसिपल, दूसरा होता है आपका एंगुलर, ठीक है, जिसको कि हम एजोमिथल भी बोल देते हैं, एंगुलर या फिर एजोमिथल, ठीक है, एज्यूमिथल होगा ये, ठीक है, एज्यूमिथल। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चौथा होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होता है उसको हम N से डिनोट करते हैं, इसको L से, एजोमिथल वाले को इसको M से और स्पिन को S से। जब भी आपसे इस तरह से कोई ऑर्बिटल का नाम लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल 4p लिख दिया उसने, 4p ऑर्बिटल, अब है क्या यार, देखो कुछ हो सकता है लिटिल बॉय में, जब अगर अभी आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पर आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक लेवल 2 में ये क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए ना आपको वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि SP, SPDF, मतलब ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। लेकिन ये रिवीजन टाइप है, तो यहाँ पर मैं उतना डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो एक तो सवाल नहीं आया SSC में जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और ये फिर समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए होगा। अगर आपको वैसे नीड है तो मैं अलग से वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने बैच में करवाया था ये, और मुझे याद है बैच में भी कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ गई थी। तो मतलब ये है कि फिर टाइम लगता है इसको समझने में। तो जो लोग होंगे बैच में उनको तो पता होगा ये सब क्या होता है, कैसे भरे जाते हैं। तो NLMS, ठीक है, लेकिन जितना से आपका ये इसमें काम चल जाएगा SSC और रेलवे में, ठीक है, वो मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। मेनली जितने भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं सब में आपका काम चल जाएगा इससे। तो
मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं आया शायद इस पे बेस्ड, आया होगा तो आप बता देना तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे यह लिखा हुआ है 4p, ठीक है, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये इसका हो जाएगा n की वैल्यू, ठीक। अब जो l की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ऐसे याद कर लो, वो फिक्स्ड होती है। वो s के, ये तो s और सब ऑर्बिटल होगी या p होगी या d होगी या f होगी। तो जो l की वैल्यू होती है s के लिए, इसके लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। तो p के लिए 1 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक जाती है। दैट मीन्स m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक जा सकती है। तो -1 हो सकती है या 0 हो सकती है या +1 हो सकती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, एक तो 1/2 और एंड, ठीक है, -1/2 एंड, या फिर और, मतलब या तो ये होगी या तो ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम नंबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। वैसे इन जनरल चलो खैर छोड़ दो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आपको क्या करना है, अब आपको खोलनी है अपने छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा लड़का खोलना है और उसमें लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं। देन आपको कमेंट्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। एंड जो भी आप पीछे चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज़ करके चलते रहिएगा। बाकी आई होप कि सभी लोग फैटमैन या फिर जो क्लास नोट हैं जैसे भी वो आप रिवाइज़ करके आते होंगे, ठीक है। तो ये आपको जो PDF है कल वाले का भी और आज वाले का, दोनों का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पर हमारे से टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कुछ कहीं डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।